मैं संविधान जागरूकता मंच के अध्यक्ष श्री चूड़ामणि पटेल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूँ कि जो ज्ञापन हम लोग महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री भारत को देने जा रहे हैं उस ज्ञापन का वाचन करें। साथियों, बोलते रहिए, इसे हटा दीजिए, चाहे माइक को हटा दीजिए, तो बोलते रहिए। साथियों, आज इस ऐतिहासिक जगह से जंतर मंतर नई दिल्ली से मैं अपने इस संविधान जागरूकता मंच के संयोजक श्री रोहिणी प्रसाद तिवारी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्री संतोष सिंह तिवारी जो मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, रंजीत सिंह एडवोकेट, बंदोपाध्याय जी एडवोकेट, हरीश अधिकारी एडवोकेट एवं समस्त साथीगण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो आज मैं इस ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को देने के लिए तैयार किया हूँ, उसको मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ के सुना रहा हूँ। इसका विषय है भारतीय संविधान की पुनः समीक्षा कर स्वभाषा में स्व संस्कृत, स्व सभ्यता एवं स्व मूल्यों पर आधारित नया स्वदेशी संविधान बनाए जाने हेतु ज्ञापन। हम संविधान जागरूकता मंच के बैनर तले आज दिनांक 15 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित कर यह मांग लेकर उपस्थित हुए हैं कि अब स्वतंत्र भारत को एक स्वदेशी दृष्टिकोण पर आधारित नया संविधान दिया जाए। आज का संविधान अंग्रेजी शासन काल में बनी मानसिकता और विदेशी सोच की उपज है, जो न हमारी भाषा, न हमारी सभ्यता, संस्कृत मूल्यों, न हमारे सामाजिक ताने बाने को प्रतिबंधित करता है। संविधान में न्याय, शासन और नीति निर्धारण की समस्त व्यवस्था पश्चिमी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिससे भारत के आम नागरिकों को अपेक्षित न्याय और शासन की अनुभूति नहीं हो पा रही है। हमारी मांगें जो आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को देने जा रहे हैं, भारत के वर्तमान संविधान की व्यापक समीक्षा हेतु एक संविधान समीक्षा आयोग गठित किया जाए, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से प्रबुद्ध नागरिकों, शिक्षाविदों, न्यायविदों, किसानों, महिलाओं, युवा, ग्रामीण समाज के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। यह आयोग एक ऐसा संविधान तैयार करने की दिशा में कार्य करे जो स्वभाषा में हो और मुख्यतः जनता की भाषा में लिखा जाए। भारत की स्व संस्कृति, स्व सभ्यता एवं स्व मूल्यों को केंद्र में रखा जाए। शासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और लोक हितैषी बनाए। न्यायपालिका को जवाबदेह बनाए और न्याय सुलभ और समयबद्ध हो। ग्राम सभा, पंचायत और लोक स्वराज की भावना को पुनर्जीवित करे। स्वभाषा, स्व संस्कृति और स्व सभ्यता, स्व मूल्यों पर आधारित एक नया स्वदेशी संविधान बनाया जाए, जो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने में सक्षम हो। भारतीय संविधान की व्यापक समीक्षा और पुनरावलोकन किया जाए। स्वदेशी मूल्यों, परंपराओं और सांस्कृतिक आधारों को संविधान में अधिक समावेश किया जाए। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व कर्तव्यों और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली हेतु आवश्यक परिवर्तन पर गंभीरता से चर्चा किया जाए। राष्ट्र हित में देश की एकता, अखंडता, समानता, समरसता, भाईचारा, सुख, समृद्धि, अमन, चैन, खुशहाली के लिए संविधान को अद्यतन करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए। हम आग्रह करते हैं कि लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए हमारी मांगों को गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाए जाएं। भारत को एक अच्छे अर्थों में स्वराज्य भारत बनाने का समय आ गया है। आपसे निवेदन है कि हमारे इस ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए। सर, विदित है कि वर्तमान संविधान जनित, पालित, पोषित भ्रष्टाचार, अपराध की जमीन हकीकत किसी से छिपी नहीं है। उदाहरण, जब एक जज के बंगले से एक कमरे में आग लगी तो केवल भ्रष्टाचार की ही पोल नहीं खुली, बल्कि भ्रष्टाचार बचाओ दल बेनकाब हो गया। महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों में जज के बंगले
पूरे बंगले की ही नहीं बल्कि उनके अन्य ठिकानों की भी छापामार स्टाइल में जांच पड़ताल होना चाहिए थी। केवल उन्हीं के बंगले की जांच नहीं, अन्य जजों बंगलों को ठिकानों की जांच पड़ताल छापामार स्टाइल में होना चाहिए था। ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा बचाव दल जरूर एक्टिव हो गया। जमीन की हकीकत है कि संविधान की बनावट ही कुछ ऐसी है कि इसका कोई भी पुर्जा ठीक ठाक काम नहीं करता। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी कि तीनों दोषित हैं। हाँ, अचर पचर लचर संविधान निष्पक्ष न्यायपालिका की बात बढ़ चढ़कर जरूर करता है। स्वाभाविक प्रश्न है कि क्या जजों के अलावा दूसरों को बेईमानी की छूट है? बिल्कुल नहीं, किसी को भी एलानिया तौर पर बेईमानी की छूट नहीं है। उदाहरण के लिए पुलिस को ले लिया जाए, क्या उससे ईमानदारी की अपेक्षा नहीं की जाती? अवश्य की जाती है। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस का रोल अत्यंत महत्वपूर्ण है। कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों में जज से पहले पुलिस का रोल आता है। पुलिस की निष्पक्षता से जांच पड़ताल नहीं करेगी तो फिर जुडिशरी क्या कर लेगी? संविधान के द्वारा पुलिस की निष्पक्षता को सुनिश्चित नहीं किया गया है। परिणाम सामने है। एरे गहरे, लुच्चे लफंगे, भ्रष्ट बेईमान और चोर उचक्के, लुटेरे, गली मोहल्लों के छुटभइये नेता नपाड़ी पुलिस को हड़काते, डराते, धमकाते रहते हैं। मौजूदा संवैधानिक शासन व्यवस्था में निष्पक्ष जांच पड़ताल करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो जाता है। ऊंची ऊंची आसंदी में विराजमान संवैधानिक पदधारी यानी कि माननीय, विशेष रूप से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज पुलिस को धौंस दिखाते नहीं अघाते। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में पुलिस के लिए तो ऐसी वैसी बातें नहीं की गई हैं जैसी बातें जजों के लिए की गई हैं। पुलिस को दबाव मुक्त किया जाना चाहिए जुडिशरी से, क्योंकि कानून व्यवस्था में पुलिस प्रशासन का अहम रोल होता है। सामान्य पब्लिक के लिए वक्त पर सहायता, सुरक्षा के लिए आशा की एकमात्र किरण पुलिस ही होती है। आनन फानन में जुडिशरी का दरवाजा खटखटाने खुलवाने की औकात सामान्य पब्लिक की नहीं होती। संविधान को पढ़ने समझने से स्पष्ट हो ही जाता है कि केवल और केवल जजों के लिए निष्पक्षता की आड़ में उल जुलूल, आलतू फालतू प्रावधान किए गए हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। जुडिशरी की मनमानी, स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता जगजाहिर है। स्वाभाविक प्रश्न है कि जले अधजले नोटों के मामले में संदेही आरोपी कौन है? बिना किसी लाग लपेट के सीधा उत्तर है कि संवैधानिक पदधारी माननीय हाई कोर्ट जज। विडंबना है कि हाई कोर्ट ही जांच रिपोर्ट दे रहा है, या यूं कहें कि लीपापोती हो रही है। इतना बड़ा दुस्साहस हाई कोर्ट कैसे कर रहा है, समझने के लिए संविधान के कुछ एक संबंधित आर्टिकल पर एक नजर मारना जरूरी है। आर्टिकल 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स। एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड such other judges as the president may from time to time deem it necessary to appoint। हाई कोर्ट यानी चीफ जस्टिस एवं अन्य जज। स्पष्ट है कि जस्टिस के निवास में जले अधजले नोटों का मामला है, यानी कि संदेही आरोपी हाई कोर्ट ही कहलाया। आर्टिकल 229 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और सच अदर जजेस और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स एज ही में डायरेक्ट। स्पष्ट है कि चीफ जस्टिस अन्य जज ही रजिस्ट्रार जनरल और अन्य अधिकारियों की अपॉइंटी अथॉरिटी है, जिसके बगले में आग लगी नंबर 2 की हैसियत रखते थे, यानी कि प्रशासनिक जज थे। महत्वपूर्ण यह है कि क्या कभी किसी मामले में कोई भी संदेही आरोपी जज की स्वयं रिपोर्ट दे सकता है? स्वयं के मामले में स्वयं जांचकर्ता हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं। पब्लिक के बीच का कोई भी संदेही आरोपी ऐसी लीपापोती नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने किसी भी मामले में संदेही आरोपी की जांच रिपोर्ट आधारित दलित नहीं दी जा सकती। पब्लिक के बीच का कोई माई का लाल स्वयं जांचकर्ता बनकर जांच रिपोर्ट नहीं दे सकता, तो फिर हाई कोर्ट स्वयं जांचकर्ता बनकर जांच रिपोर्ट कैसे दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम यानी कि बचाव दल सर्वे सर्वा बनकर जांच पड़ताल यानी कि लीपापोती करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? ध्यान में आता है कि निष्पक्षता की दुहाई देते हुए अन्य मामलों में सीबीआई जांच का
ऑर्डर का हथौड़ा ठोकने वाला, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मामला ट्रांसफर करने वाला सुप्रीम कोर्ट जज के बंगले में मिले जले अधचले नोटों के मामले में लकवाग्रस्त हो गया है। ध्यान में आता है गुजरात दंगों में 2002 में से जुड़े बिल्किस बानो गैंग रेप और हत्या मामला को ट्रायल के लिए महाराष्ट्र भेजा गया था। गुजरात में निष्पक्ष सुनवाई को लेकर चिंताओं के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में इस केस को महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया था, किंतु जज के बंगले में जले अधजले नोटों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का पक्षपाती चेहरा बेनकाब हो गया। जमीनी हकीकत के मद्देनजर सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि बचाव दल लीपापोती करने में तन्मयता पूर्वक जी जान से जुटा हुआ है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम विधि का स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी संदेही आरोपी स्वयं के मामले में जांचकर्ता नहीं हो सकता, लेकिन बचाव दल ऐसा करने का दुस्साहस किया है। यह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का नहीं बल्कि संविधान का दोष है, क्योंकि संविधान उसे मनमानी स्वेच्छाचारिता निरंकुशता का वरदान दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट संविधान का कस्टोडियन कहलाता है। हाई कोर्ट के जज को संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित शपथ देता है। फ्रॉम of oath or affirmation to be made by the judge of the High Court, A.B. having been appointed Chief Justice of the High Court, so and so, do swear in the name of God that I will bear solemnly affirm true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold to sovereignty and integrity of India, that I will duty and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. संविधान को काम करने की कसम खा पी कर ऊंची ऊंची आसंदगी में विराजमान मूर्तियां यदि पक्षपात करती हैं तो फिर संदेह स्वाभाविक है कि शायद संविधान की खामियों की वजह से ही देश में ऐसा उल्टा सीधा केवल होता ही नहीं रहता, बल्कि धड़ल्ले से फर्राटे भरता रहता है। निस्संदेह इसके लिए संविधान जिम्मेदार है। संविधान का मुख्य उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना है कि उसके सभी पुर्जे ठीक ठाक से काम करें, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हुआ है। अजीबोगरीब संविधान है जिसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों, वरदानों, शक्तियों के दम पर जजों की निरंकुशता, मनमानी स्वेच्छाचारिता हिलोरे मारती रहती है। केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारियों को आनंद फानन में जमानत मिल जाती है। कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी के लिए फुर्सत रहती है, जबकि पब्लिक से संबंधित अनेक मामले सुनवाई की प्रत्याशा में दम तोड़ देते हैं, जिनका अंतिम संस्कार डिसमिस एज एबिटेड, डिसमिस एज इनफेक्चुअस, डिसमिस फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन के साथ कर दिया जाता है। सामान्य पब्लिक से जुड़े मामलों की सुनवाई करने के लिए जुडिशरी के पास समय का टोटा अकाल बना रहता है। बात बात पर प्रशासन शासन के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले जुडिशरी स्वयं के मामलों में स्वयं के लिए भूल कर भी समय सीमा निर्धारित नहीं करती, पर उपदेश कुशल बहुतेरे की कहावत चरितार्थ करना आदत में हो गया है। हाई कोर्ट को जज के हटाने के लिए आर्टिकल 217 1B के judge may be removed from his office by the president in the manner provided in clause 4 of the article 124 for the removal of the judge of the Supreme Court. Article 124 within bracket 4, a judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the president passed after addressed by each house parliament supported by a majority of the total membership of the house and by majority of not less than 2/3 of members of that house present, and voting has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity. Parliament may be law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge under Article 4. स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाना टेढ़ी खीर है, यानी कि लोहे से चने चबाना। ऐसे वैसे आलतू फालतू उल जुलूल प्रावधानों की कोई जरूरत नहीं है। संविधान में जजों की जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गड़बड़ घोटाला करने पर हटाने के लिए कारगर प्रावधान होने चाहिए, लेकिन संविधान में जजों को हटाने से संबंधित प्रावधानों को लगभग या पूरी तरह से भोतरा कुंद कर दिया गया है, जिसके कारण जुडिशरी में निरंकुशता, मनमानी, स्वेच्छाचारिता हिलोरे लेती हैं। दुष्प्रभाव
जिसके सामने है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का लेटेस्ट वर्जन बचाव दल पब्लिक के सामने है। भाई भतीजावाद में आकंठ से डूबे कॉलेजियम बाबू का भाई भतीजावाद वर्जन घिसा पिटा पुराना हो गया है। हो सकता है बचाव दल कहने पर कॉलेजियम बाबू को मिर्ची लगती रहे, ये भी तीखी वाली प्रतिक्रिया। नेशनल जुडिशियल एकेडमी सिस्टम जिसके द्वारा कॉलेजियम सिस्टम की नकेल कसते हुए जजों की नियुक्ति नियंत्रण संबंधी कानून बनाया गया था को रद्द करने में सुप्रीम कोर्ट को तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का सुधार विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान की कमजोरियों का फायदा उठाने में महारत हासिल हो चुका है। आर्टिकल 142 enforcement of the decree and orders of Supreme Court and orders as to discover, etc. First, the Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by order under any law made by Parliament, and until provision in that behalf is so made in such manner as the President may be ordered prescribed. Second, subject to the provision of any law made in this behalf by Parliament, the Supreme Court shall, as respects the whole of the territory of India, have all in every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents, or in the investigation or punishment of any contempt of itself. इस आर्टिकल के द्वारा कंप्लीट जस्टिस की आड़ में सुप्रीम कोर्ट को अचूक अस्त्र प्रदान किया गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को मनमानी स्वेच्छाचारिता निरंकुशता की सारी हदें पार कर रहा है और कर सकता है। नेशनल जुडिशियल एकेडमी जिसकी संबंध में जुडिशरी में व्याप्त वंशवाद भाई भतीजावाद नकेल कसना था, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द करना यानी प्रमाणित हो चुका है कि यदि हालातों में सुधार लाना है तो अमेंडमेंट से काम बनने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं के मामलों में भी सर्वे सर्वा बन जाता है। संविधान की मनमानी व्याख्या करना मौजूदा संवैधानिक शासन व्यवस्था में उसका विशेषाधिकार है। यूं तो मौजूदा संविधान के राज में एक से बढ़कर एक घोटाले हुए हैं, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के घोटाले के मुकाबले छोटे हैं। बड़े घोटालों तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का है। यह बात अलग है कि इसे संवैधानिक घोटाला कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जजों की नियुक्ति और जजों के भ्रष्टाचार से मामलों में लीपापोती करना उसका संवैधानिक विशेषाधिकार है। भाई भतीजावाद के एक नहीं अनेकों जीते जागते उदाहरण सामने होते हुए भी सब कुछ संवैधानिक है। हाँ, इसमें सुधार की बात असंवैधानिक है। जुडिशरी की स्वतंत्रता की आड़ में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहे जितना भी काला पीला करे उसकी मर्जी, कोई कुछ बोले तो उसे जुडिशरी पर हमला करार दे दिया जाता है। संस्था की मान प्रतिष्ठा से जोड़ देते हैं। जुडिशरी पर हमला बर्दाश्त नहीं की दुहाई पर दुहाई। ध्यान में रखना चाहिए कि निरंकुश कोई भी हो, अत्याचारी अन्यायी हो सकता है, हर एक पर अंकुश का होना बहुत जरूरी है, फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज ही क्यों न हो। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि निरंकुश कोई भी हो मदमस्त होकर पब्लिक की भावनाओं को रौंदने कुचलने का काम कर सकता है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम जज के बंगले की एक कोठरिया से निकले जले अधचले नोटों की कहानी सब कुछ बयां कर रही है। स्वाभाविक है नोट सबसे पहले बेडरूम में रखे जाते हैं, फिर आज आजू बाजू के कमरे में हाउसफुल होने के बाद बेचारे स्टोर रूम की किस्मत खुलती है। आग तो एक कोठरिया में लगी, पूरे बंगले में नहीं। एक कोठरिया में इतनी तो फिर पूरे बंगले में कितनी। हाई कोर्ट के नंबर 2 जज के बंगले में इतनी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 यानी कि कॉलेजियम के बंगलों में कितनी। गोलमाल ही गोलमाल है। नेताओं और नौकरशाहों की निरंकुशता भ्रष्टाचारियों तो जगजाहिर है, लेकिन जुडिशरी की निरंकुशता भ्रष्टाचार लुका छिपा ढका मुदा रहता है। अभी भी उसे ढक मूद कर रखने में बचाव दल लगा हुआ है। कहीं कोई हल्ला गुल्ला शोर शराबा नहीं हो रहा है। मीडिया हो या नेता, हर एक धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले के मोड में पड़े हुए हैं। मोदी जी का न खाऊंगा न खाने दूंगा का यह प्रिय बहुचर्चित स्लोगन भी अब निरर्थक हो रहा है, क्योंकि संविधान में कंटेम्प्ट की गीदड़ भभकी धमकाने वाला प्रावधान भी काफी काबिले तारीफ है।
पूरा पढ़ लो। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड एवरी हाई कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड शैल हैव ऑल द पावर ऑफ द सच कोर्ट्स इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। यानी कि कंटेम्प्ट का हथौड़ा जिंदाबाद है। यदि कोई कुछ बोले तो हथौड़ा घुमाकर दिखाकर डरा धमकाकर बोलती बंद कर दे। संविधान में ऐसे ऐसे आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। दुरुपयोग की संभावनाएं बनी रहती हैं। उल्टा पुल्टा काम करो, कोई बोले तो कंटेम्प्ट की मिसाल दे दो, मिसाइल तान दो। यानी कि हरेक की बोलती बंद करने का रहस्यमय फार्मूला, जो मन चाहे जो मन भाए करो, क्योंकि संवैधानिक शासन व्यवस्था प्रदत्त वरदानी शक्तियों का सुरक्षा कवच एवं मारक क्षमता से लेस है। वास्तव में कंटेम्प्ट का दायरा केवल और केवल किसी मामले पर पारित आदेश का पालन सुनिश्चित करने तक सीमित होना चाहिए। जजों की आलोचना का बेरोक अधिकार पब्लिक को होना चाहिए। आर्टिकल 19A1A2 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर आर्टिकल 19(2)A का ग्रहण इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जुडिशरी के मामले में पब्लिक को विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। दुर्भाग्यवश जुडिशरी के मामले में पब्लिक के विचारों की अभिव्यक्ति पर आर्टिकल 19(2)(1) की रोक टोक यानी कि ग्रहण लागू आहे, जिसका दुष्परिणाम सामने है। जुडिशरी चाहे जितना उच्छिन्न करे, बोलना मना है। परिणाम स्वरूप मौजूदा संवैधानिक शासन व्यवस्था की जमीनी हकीकत है। अपराधी बाहर घूमते हैं, निर्दोष जेल में रहते हैं। नंबर 1 जमीनी, नंबर 2 बलात्कारी, खनिज माफिया, शराब माफिया वगैरह वगैरह फूलते रहते हैं। नंबर 3 अपराध भ्रष्टाचार को नहीं, अपराध भ्रष्टाचार के समाचारों को दबा कर रखा जाता है। नंबर 4 अकाओं, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों की तरहीज दी जाती है। नंबर 5 पब्लिक त्राही त्राही करती है, असंतोष बढ़ता है, बढ़ता रहे, नो प्रॉब्लम। नंबर 6 मिनिस्टर, नौकरशाह, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज अपने अपने हानि लाभ का गुणा भाग लेकर झूठी सच्ची कहानी नैरेटिव करते रहते हैं। नंबर 7 बांग्लादेश का हैप्पीनेस इंडेक्स, पाकिस्तान का हंगर इंडेक्स विश्व प्रसिद्ध है, वैसे ही भारत का जस्टिस इंडेक्स बहुत शानदार, जानदार, लाजवाब है। मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आज़ादी के यानी कि 15/8/1947 के पहले की कैबिनेट मिशन के मनसा रूप संविधान का सभा का गठन किया गया था। नंबर 2 नेहरू को सर्वोपरि यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। नंबर 3 भारत को छोड़कर बाकी सभी लोगों से जानकारी बुलाई गई थी। नरलोक यानी कि वेस्टर्न मुल्कों के संविधानों की तरहीज दी जाती थी। नंबर 5 अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून, जो अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की पॉलिसी के तहत भारत को गुलाम रखने के लिए बनाए थे, वो ठूस कर भरा गया था। नंबर 6 कॉपी पेस्ट कर नाम रखा भारत का संविधान। 7 ढोल नगाड़े बजाकर संविधान की बड़ाई की जाती है। संविधान दिवस मनाया जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान प्रसारित किया जाता है। नंबर 8 आसमानी किताबों के रूप में अमल करने की हिदायत दी जाती है। इस तथाकथित आसमानी किताबों की उपलब्धियां हैं जजों के नंबर 1 इनकी उपलब्धियां इस तरह से। नंबर 1 जजों के बेटे बेटियां भाई भतीजा को न्यायाधीश बनाया जाए। पब्लिक यानी कि सामान्य जन के बच्चों इक्का दुक्का छोड़कर बाहर रखा जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में नंबर 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति में चाटुकारिता को भी महत्व दिया जाता है। यह कथित आसमानी नंबर 4 यह कथित आसमानी किताब सचमुच में बेमिसाल लाजवाब है। इसकी न्याय व्यवस्था परिवारवादी, घमंडी, निठल्ली और सुस्त है। नंबर 5 कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के एलिट वर्ग तैयार हो गए हैं। नंबर 6 जजों की लड़के लड़कियां भाई भतीजे वकील ही नहीं सरकारी वकील बन जाते हैं। 7 जजों के लड़के लड़कियां भाई भतीजे महत्वपूर्ण मामलों में नियुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई अंकल चिप्स की दुकान की तरह सजी संवरी रहती है। नंबर 8 सामान्य जन के लड़के वकील बनते हैं तो उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। नंबर 9 सामान्य जन के मामलों में महीनों सालों सुनवाई नहीं हो पाती है। नंबर 10 विशेष वर्ग के मामलों की सुनवाई आनन फानन में हो जाती है। नंबर 11 रिटायरमेंट के बाद भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जजेस नियुक्ति पाने में कामयाब होते रहते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि अपराधी अपराधियों का बोलबाला है। संविधान के अध्याय 3 यानी कि फंडामेंटल राइट के आर्टिकल
20 का संबंध अपराधियों से है। अपराध से भी संबंधित फंडामेंटल राइट हो सकता है, इसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। यह कैसा फंडामेंटल राइट है? नंबर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम of the commission of the act charged as an offence, nor be subject to penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. 2. No person shall be prosecuted under punished for the same offence more than once. 3. No person accused of any offence shall be compelled to be witness against himself. विशेष रूप में आर्टिकल 23 को समझने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए केजरीवाल के मोबाइल फोन पर शराब घोटाला से संबंधित सबूत थे, लेकिन केजरीवाल ने मोबाइल फोन पर पासवर्ड बताने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप शराब घोटाला से जुड़े सबूत जो केजरीवाल के मोबाइल पर फोन थे, ईडी सीबीआई को नहीं मिल पाए, क्योंकि उसका मोबाइल महंगा वाला था जिससे पासवर्ड के खोला नहीं जा सकता था। उसे उसके खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण मान लीजिए कि सोनिया गांधी के पास इटली में बैंक खाता है जिसमें लूट खसोट के 10 अरब भारतीय रुपए यानी कि काला धन जमा है। स्वाभाविक कि इसकी जानकारी केवल और केवल सोनिया गांधी को है तो बताएगी नहीं। उस पर उसके विरुद्ध गवाही के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। परिणाम स्वरूप वह एवं उसकी इटली वाली तिजोरी सेफ है। स्पष्ट है कि बाल न बांका को कर सके जो मौजूदा संविधान शासन व्यवस्था का संरक्षण हो। पब्लिक के मामले में ऐसा वैसा फंडामेंटल राइट गया तेल लेने यानी कि कागजी है। पुलिस ने डंडा घुमाया, सब कुछ उगलवाया, बैंक खाता यानी कि तिजोरी इंडिया में हुआ, इटली में सिम खुल जा। यूं तो पब्लिक के इस मामले में पुलिस ठोंक पीट कर सब कुछ उगलवा लेती है, लेकिन केजरीवाल व सोनिया गांधी पब्लिक नहीं है, संवैधानिक पदधारी हैं, माननीय है। किसी की ऐसी इतनी औकात नहीं कि उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा सके। नामी गिरामी वकीलों की टोली हर वक्त अलर्ट मोड में रहती है। आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। महत्वपूर्ण है कि अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण प्रदान करने की बात फंडामेंटल राइट क्यों और कैसे। नाम फंडामेंटल राइट और काम अपराध को संरक्षण कहावत लागू होती है। नाम लखे सुर मुंह कुकुरन ऐसे। पब्लिक की मूलभूत जरूरतें हैं। पहला, गुणवत्ता निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। पूरा पढ़ गया। नंबर एक गुणवत्ता निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल कॉलेज होना चाहिए। पूरे देश में एक समान सिलेबस, भवन, मैदान, अध्यापक छात्र अनुपात, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दिल्ली के विश्वविद्यालय को जो स्तर है वही स्तर गांव के स्कूलों का होना चाहिए। प्राइवेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। नंबर 2, गुणवत्ता युक्त निःशुल्क चिकित्सा का अधिकार। जो स्तर एम्स दिल्ली का है वही स्तर प्रत्येक जिला अस्पताल का होना चाहिए। प्राइवेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। नंबर 3, रोजगार का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को योग्यता अनुसार रोजगार की गारंटी होना ही चाहिए। चपरासी से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक की नियुक्ति केवल और केवल मेरिट के आधार पर होना चाहिए। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी तो फंडामेंटल राइट कहलाएगा। संविधान के अध्याय 3 में ऐसा वैसा होना चाहिए कुछ भी नहीं है। मौजूदा संविधान शासन व्यवस्था की सच्चाई जिस दिन पब्लिक की समझ में आ जाएगी उस दिन वह इसका जन्मदिन धूमधाम से मनाएगी और नहीं मनाएगी और न ही बधाई पर बधाई देगी। दुर्भाग्यवश अधिकतर पब्लिक ने संविधान पढ़ने की बात तो दूर देखा तक ही नहीं। पब्लिक तो पब्लिक है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जब भी कहता है कि संविधान 1947 में नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले बना था तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अधिकतर सांसदों ने भी शायद ही संविधान को पढ़ा समझा हो। संविधान के अध्याय 3 में पब्लिक के लिए काम की कोई बात नहीं मिलती। जो भी मिलता है वो सब नेताओं के काम का ही है। फिर वो आर्टिकल 19 हो या 21 पब्लिक के किसी काम का नहीं। हाँ, नेताओं के लिए बहुत उपयोगी है। किसानों की आड़ में टिकैत का आंदोलन हो या फिर शाहीन बाग, नेताओं के लिए नेतागिरी चमकने का एक और औजार यानी कि आर्टिकल 19 तहत धरना प्रदर्शन का मौलिक अधिकार। सामान्य पब्लिक तो पुलिस के सामने आर्टिकल 19 या 21 की दुहाई देने की हिम्मत जुटा ही नहीं सकती। फंडामेंटल राइट का अध्याय 3
नेताओं के लिए वरदान है। इस अध्याय में समाज को बांटने का भरपूर मसाला है। नेता समाज को बांटने के लिए मसाला इसी फंडामेंटल राइट वाले अध्याय से बोरियों में भरकर लेते हैं और फिर समाज में चितलाते बिखराते हैं। वोट बैंक की फसल लहलहाती है, किसानों को खाद की बोरी के लिए टोटा पड़ा रहता है, लेकिन समाज को जाति वर्ग में बांटने के लिए नेताओं को मटेरियल हर वक्त हर समय पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराया जाता है, यानी कि अक्षय भंडार जो कभी भी खाली नहीं रहता। लालू का माई अजगर का फार्मूला हो या फिर अखिलेश का पीडीए समाजवाद, राहुल का जाति आधारित जनगणना का फार्मूला हो या फिर जिसकी आबादी उतनी भागीदारी के स्लोगन, ओवैसी का अल्पसंख्यक राख को या फिर ईसाइयों का धर्मांतरण का खेल, सब कुछ फंडामेंटल राइट के अध्याय 3 में मिलेगा। जिसके मन जो भाए वो ले जाए। समाज को बांटो, राज करो, एक दूसरे से लड़ाओ, समाज में नफरत का वातावरण बनाओ का मंत्र इसी फंडामेंटल राइट वाले अध्याय 3 में मिलता है। बांटो और राज करो की बुनियाद पर आधारित मौजूदा संविधान शासन व्यवस्था के रहते हुए कोई मूर्ख लोग का निवासी समाज में एकता, अखंडता, समानता, समरसता, सुख, समृद्धि, खुशहाली, भाईचारे की कल्पना कर सकता है। कोई माई का लाल इसमें अमेंडमेंट करके हटाने की बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर की आड़ में इसे सुप्रीम कोर्ट की निगहबानी में सुरक्षित और अभेद सुरक्षा कवच प्राप्त है। विकल्प केवल एक ही है कि मौजूदा संविधान की समीक्षा की जाए और सुधार बदलाव पर विचार किया जाए, जिसके लिए कोई रुकावट नहीं है। नया स्वदेशी संविधान बनाए जाने के लिए हेतु केवल भारत सरकार की इच्छा शक्ति ही पर्याप्त है, जिसके लिए न तो पार्लियामेंट में बहुमत की जरूरत है और न ही सुप्रीम कोर्ट की झंझट। महत्वपूर्ण है कि जब संविधान बना वो अंगीकार किया गया तब न तो पार्लियामेंट थी और न ही सुप्रीम कोर्ट था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, राम राज कहीं नहीं व्यापा, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमारी सभ्यता संस्कृत मूल्य है जो दुनिया में श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है। भारत माता के महान सपूत विवेकानंद जी दुनिया के सामने प्रमाणित कर चुके हैं। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारतीय सभ्यता संस्कृत मूल्यों के फॉलोवर्स हम भारतीयों को मैकाले ब्रांड अंग्रेजी तंत्र से शासित होना अशोभनीय है। स्पष्ट है कि मौजूदा संवैधानिक शासन व्यवस्था किसी काम की नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी कि किसी पर भी यह कारगर अंकुश लगाने में फेल साबित हुई है। महत्वपूर्ण है कि तीनों पर कारगर अंकुश लगाने वाले विधान को ही संविधान कहा माना जा सकता है। मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में इन तीनों पर कारगर अंकुश लगाने वाले प्रावधानों को नितांत अभाव है। अतः अनुरोध है कि स्वभाषा, स्व संस्कृत और स्व सभ्यता व स्व मूल्यों पर आधारित नया स्वदेशी संविधान बनाए जाने हेतु आवश्यक एवं ठोस कदम उठाए जाए। धन्यवाद। जय हिंद।